जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्धजनों का हार्दिक अभिनंदन है। जिस समय भारत देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय भारत के पास कुछ आधारभूत ढांचों की कमी थी, संसाधनों की कमी थी, उद्योगपतियों की कमी थी, और नहीं तो उद्योगपतियों को इंडस्ट्रीज लगा करके रिस्क लेने की कमी थी। बहुत से ऐसे कारण थे जिसके चलते भारत सरकार को प्रशासन के अलावा, भारत सरकार को, सरकार का काम है प्रशासन करना, भारत सरकार को प्रशासन के अलावा रोजगार के कार्य, कारखानों के कार्य, प्रोडक्शन के कार्य, बिजनेस के कार्य भी संभालने पड़े। और जब सरकार कोई बिजनेस का कार्य संभालती है तो उसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर लिया जाता है। तो इस तरीके से देश के आजाद होने के बाद धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की संख्या बढ़ने लगी, गवर्नमेंट के कंपनीज की संख्या बढ़ने लगी, गवर्नमेंट के कारखानों की संख्या बढ़ने लगी, गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशंस की संख्या बढ़ने लगी, और साथ ही साथ शिक्षा की बुनियादी ढांचों में कमी के चलते शिक्षित लोगों की कमी थी। तो एक तो आधारभूत ढांचों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार नई नई कंपनी लगा रही थी, और दूसरी तरफ शिक्षित लोगों की कमी होने के चलते जो लोग भी थोड़ा बहुत भी शिक्षित होते थे, उनको आराम से उन कंपनीज में जॉब मिल जाता था और बोलते थे गवर्नमेंट जॉब मिल गया है। बदलते परिदृश्य के साथ आज सब कुछ बदल चुका है। वो जो कंपनी 50 साल 60 साल पहले लगाई गई थी, आज के डेट में वो व्हाइट एलिफेंट प्रूफ हो रही हैं। सरकार रेवेन्यू भी लगाती है और वो कंपनियां घाटा भी करती हैं। और अगर उन्हीं कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाता है तो प्राइवेट सेक्टर न सिर्फ अपने लिए मुनाफा कमाते हैं, परंतु गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू टैक्स भी देते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास ऑप्शन कम है, और वो जो जो घाटे में चल रही है कंपनीज, उनको धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करना ही एक उपाय बच गया है। और जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो जॉब है वो प्राइवेट सेक्टर को देने लगेंगे, तो अंडरस्टूड है कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब की कमी हो जाएगी। तो क्या जो 60 साल 70 साल पहले हमारी सोच थी गवर्नमेंट जॉब को पाने की, वही सोच आज के डेट में अगर हम रखें तो हमारा काम चल पाएगा? जी नहीं। समय बदल चुका है और हमें अपनी सोच को भी बदलनी पड़ेगी। जब गवर्नमेंट जॉब की प्रोबेबिलिटी ही कम है, स्कोप ही कम है, संख्या ही कम है, तो भारत जैसे जनसंख्या के महासागर में ये जितने भी युवक हैं, उनको सबको गवर्नमेंट जॉब देना कहां तक तर्कसंगत लगता है? एक तो बात यह है, और दूसरी बात यह है कि डे बाय डे एमएनसीज की संख्या, मल्टीनेशनल कंपनीज की संख्या बढ़ती जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में जॉब करने जा रहे हैं। और बिजनेस का जो लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश होता है। दो टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, एक लिंगुआ फ्रैंका होता है और एक इंटेलेक्चुअल क्लास का लैंग्वेज होता है। तो भारत में लिंगुआ फ्रैंका मतलब जनसंपर्क की भाषा। तो भारत में लिंगुआ फ्रैंका जो है हिंदी है, जनसंपर्क की भाषा हिंदी है। लेकिन जब इंटेलेक्चुअल क्लास के लैंग्वेज की भाषा की बात आती है, जब प्रबुद्ध जनों की भाषा की बात आती है, तो आज भी भारतवर्ष में इंटेलेक्चुअल क्लास का जो लैंग्वेज है इंग्लिश है। जिन लोगों ने आर्मी वगैरह का कल्चर देखा होगा, आर्मी में जो सोल्जर होते हैं वो हिंदी बोलते हैं, ऑफिसर इंग्लिश बोलते हैं। कई जगहों पर तो ऐसा भी देखने में आया है कि ऑफिसर सोल्जर्स को इंग्लिश बोलने पर डांटते हैं।
उनको लगता है कि इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ हम ही बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है उच्च वर्ग की भाषा है और हिंदी जो है ये क्लेरिकल कैडर की भाषा है, जनरल ड्यूटीज टाइप की भाषा। ऐसी उनकी सोच कभी कभी उजागर होती है। तो ये बातें हमें बता रही हैं कि अगर हमें इंटेलेक्चुअल क्लास में शामिल होना है, हमें भी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। अगर प्राइवेट जॉब हमें प्राप्त करना है, हमें भी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जॉब है उसके लिए अगर अप्लाई करना है और पास करना है, हमें भी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। सिर्फ चुनिंदा मुझे लग रहा है कि 0.05% ऐसी नौकरियां हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी से काम चल सकता है। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो 95% जॉब अपॉर्चुनिटी आप चूक रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? जॉब ढूंढ रहे हैं ना, कोचिंग कर रहे हैं। जॉब गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, प्राइवेट जॉब भी हो सकता है। तो 95% जॉब उन्हीं को मिल रहा है जिनके पास अंग्रेजी की अच्छी जानकारी है। सिर्फ 5% जॉब है जो शायद हिंदी वालों के लिए अलग से है। तो आप सोच लीजिए कि 100 में से सिर्फ 5 सीट के लिए आप कंपीट कर रहे हैं या 95 सीट के लिए कंपीट कर रहे हैं। अगर आपको 100 में से 100 सीट के लिए कंपीट करना है, सक्सीड करना है, तो आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। तो इस चैप्टर का नाम है इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है, अंग्रेजी हम क्यों सीखें, व्हाई शुड आई लर्न इंग्लिश। इट इम्प्रूव्स जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हमारा टारगेट है जॉब लेना, हमारा टारगेट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना। हम ऐसा कौन सा कार्य करें कि हम अधिक से अधिक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी हमारी बढ़ जाए और हम कंपीट करें, हम सक्सीड हो। सो इंग्लिश ओपन्स डोर फॉर यू, फॉर व्हाट पर्पस? फॉर जॉब एंड अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। चूंकि मैं बिहार का रहने वाला हूं, इसलिए मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही ये बता करके लेकर के चलना चाहता हूं। ऐसा देखने में आया है कि बिहार का लगभग 70% 80% युवक है पटना में रह करके कोचिंग कर रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उनमें से 90% बच्चे जो हैं बिना इंग्लिश वाले हैं, बिना इंग्लिश वाले हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने भी जॉब निकलते हैं उसमें से 2 पेपर, एक इंग्लिश कंपलसरी, एक हिंदी कंपलसरी होता है। अगर आप इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी कंपलसरी में फेल हो गए तो बाकी आपके क्वेश्चन आंसर शीट चेक नहीं किए जाएंगे। तो बीपीएससी में भी अगर आपको पास होना है तो उसमें एक पेपर इंग्लिश और एक पेपर इंग्लिश हिंदी क्वालिफाइंग आपको क्लियर करना ही है। बीएसएससी, हाँ ठीक है, बीएसएससी में मुझे लगता है कि इंग्लिश नहीं आती है। पुलिस में शायद, बिहार पुलिस में शायद इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, आई डाउट। टीचर लोगों में कुछ अपने उनके क्वालिफिकेशन होती है, उस एरिया के अनुसार उन लोगों का सिलेक्शन होता है। मोटा मोटी हम ये समझ लें कि बिहार गवर्नमेंट के पास 3 लाख के लगभग में आज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। बिहार गवर्नमेंट के पास 3 लाख गवर्नमेंट सर्वेंट है, ऑफिसर्स मिला करके, स्टाफ मिला करके पूरी 3 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी है बिहार में। अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था, कोई पढ़े लिखे बिहार के मंत्री हैं, वो 1 महीने में 10 लाख जॉब, गवर्नमेंट जॉब दे रहे थे बिहार में। भगवान जाने वो 10 लाख का कौन सा कैलकुलेशन होता है। बिहार में 3 लाख गवर्नमेंट सर्वेंट्स के पोस्ट हैं, जिसमें से कुछ खाली होते हैं, कुछ चलते रहते हैं। अगर आप जनगणना का ध्यान रखें तो 2011 में बिहार की जो पॉपुलेशन 10 करोड़, 10.5 करोड़ के आसपास में थी, 2022 में लगभग 14 करोड़ हो गई है। बिहार की पॉपुलेशन 14 करोड़, बिहार में जॉब अपॉर्चुनिटी 3 लाख।
3 लाख में से हमने क्या किया, यहाँ पर 3,10,000 हमने लिया है, 3,10,000 इंटू 100 हमने किया बाई 14 करोड़ हमने किया, उसका परसेंटेज निकालने के लिए 2.2%। बिहार में जितने लोग हैं, जितने लोग पटना में जा करके कोचिंग इंस्टीट्यूट को पढ़ाई कर रहे हैं, इनमें से 2% लोग को ही जॉब मिलने वाला है। उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटी है बिहार में, उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटी है कि 14 करोड़ में से 2% लोगों को जॉब मिल सके। मतलब 14 करोड़ लोगों में से सिर्फ 3 लाख लोगों को ही जॉब मिलेगा। 13,97,00,000 लोगों को बिहार में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ऐसे में बिना अंग्रेजी के सिर्फ और सिर्फ हिंदी के सहारे आप कैसे अपनी नैया पार लगा लेंगे? जब आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो आप पास कहां से करेंगे? सोचने वाली बात है। अब हम ये देखते हैं कि अंग्रेजी सीखने से हमारे प्रोफेशनल करियर में किस तरीके से हेल्प मिलता है। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब का हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, एमएनसीज का हो, तो सबसे पहले अगर आप बातचीत करते समय इंग्लिश के 2-4 वर्ड भी डाल दीजिए तो आपका एक इंप्रेशन, पढ़ा लिखा इंप्रेशन बन जाता है, एक अच्छा इंप्रेशन बन जाता है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने किसी पंडित जी को पूजा पाठ कराते हुए देखा होगा, यज्ञ कराते हुए देखा होगा, अनुष्ठान कराते हुए देखा होगा, किसी बाबा जी को प्रवचन करते हुए देखा होगा, सुना होगा। बाबा जी चाहे हिंदी में, अवधी में, ब्रज भाषा में, भोजपुरी में, मैथिली में, मगही में, जिस भी भाषा में बाबा जी प्रवचन दे रहे हो, अगर उसमें उन्होंने चलते चलते 2-4 शब्द भी इंग्लिश के डाल दिए तो श्रोताओं के मन पे एक छाप छूट जाता है कि बाबा जी तो अंग्रेजी जानते हैं, बाबा जी तो अच्छे पढ़े लिखे हैं। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट इंप्रेशन बनाना है तो अंग्रेजी आना है, और फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। नियोक्ता को आपके समर्पण एवं रुचि का पता चलता है। होता यह है, वो जमाना चला गया जब एक ड्राइवर को हम रखेंगे सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए, सुबह में वो गाड़ी लेकर के आएंगे, दिन भर बैठे रहेंगे, शाम में साहब को गाड़ी लेकर के घर पे छोड़ देंगे। वो जमाना खत्म हो गया। उससे न किसी कंपनी का काम चलने वाला है, न गवर्नमेंट का काम चलने वाला है। अब गवर्नमेंट को, अब कंपनी को, अब एम्प्लॉयर को ऐसा आदमी चाहिए जो गाड़ी भी चला सके, टाइपिंग भी कर सके, डिक्टेशन भी ले सके, लेटर भी बना सके, रिसेप्शनिस्ट का भी काम कर सके। कहने का मतलब मल्टीटास्किंग का काम आ गया है, और मल्टीटास्किंग का काम करने के लिए अंग्रेजी आना ही चाहिए। उसके बाद से क्या होता है, आपके नौकरी के अवसर बढ़ जाते हैं। मैं बता रहा हूं आपको फिर से, अगर नौकरी के पीछे पड़े हैं तो सबसे पहले आपको नौकरी के अवसर देखने हैं कि अवसर कहां कहां है, कहां कहां जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है और कितनी आ रही है। बीपीएससी में एक साल में 500 वैकेंसी आएगी, 500 में 5 लाख लोग तो उसमें अप्लीकेंट हो जाएंगे। तो 5 लाख में मिलना तो सिर्फ 500 लोगों को ही है। 4,99,500 लोगों को नहीं मिलेगा। ये इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो लोग इनकम्पिटेंट है, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अपॉर्चुनिटी ही 500 की है। तो 500 कहां से ले लेंगे? वो नोटिफिकेशन में निकाले हैं कि 500 हम वैकेंसी हमारे पास है, 500 के लिए हम सिलेक्शन लेने जा रहे हैं। तो 5 लाख कैंडिडेट में से अमंग 500 बनना मोस्ट डिफिकल्ट जॉब है। और जब आप इंग्लिश सीख लेते हैं तो आपका स्कोप बढ़ जाता है। स्कोप कैसे कैसे बढ़ता है हम आगे आने वाले स्लाइड्स में बताने वाले हैं। आपको अपनी कंपनी में प्रमोशन मिल सकता है। हाँ जी, आप अगर क्लेरिकल लेवल पे ज्वाइन किए हैं और अंग्रेजी में अच्छी पकड़ है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, कंपनी के अच्छे अच्छे कामों में आप काम आ जाते हैं, तो कंपनी आपको फटाफट प्रमोट कर देगी। प्रमोशन आपका तय है। आप सरकार की परीक्षा क्रैक कर सकते हैं। सरकार की परीक्षा की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का ही नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एग्जाम होते हैं, बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं, डिफेंस के एग्जाम होते हैं। इन सब के लिए इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मस्ट है। अंग्रेजी बोलने से आपके सामाजिक कौशल में सुधार होता है,
समाज में लोगों के बीच में आपकी पैठ अच्छी हो जाती है अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेजी इज ए इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज, बुद्धिमानों की भाषा है। आप पूरे विश्वास के साथ साक्षात्कार दे पाते हैं। होता यह है कि इंटरव्यूअर आपसे हो सकता है कि बहुत कुछ हिंदी में ही प्रश्न पूछें, और हिंदी में प्रश्न पूछते 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 कुछ ना कुछ वो 2-4 शब्द इंग्लिश के वो डालेंगे, क्योंकि आजकल शुद्ध हिंदी बोलना जितने लोग भी जॉब करते हैं बड़ा मुश्किल है, उसमें 2-4 इंग्लिश के शब्द आएंगे, और कहीं वहीं पे आप अटक गए तो आप बोलेंगे क्षमा कीजिए साहब, ये जो आपने कुछ बोला वो इंग्लिश का उसका मीनिंग क्या होता है? यू आर लूजिंग, आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे लॉस्ट हो गया। अब क्या है कि आप अगर अंग्रेजी आप सीख लेते हैं तो किन किन जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षण कार्य, टीचिंग। अगर आप सिर्फ हिंदी जानते हैं तो हो सकता है कि सिर्फ हिंदी के लिए ही आप शिक्षण कार्य में लग सकते हो। अगर आप इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी और बाकी जितने भी साइंस के लैंग्वेज है, उन सब के लिए आपके गेट खुल गए। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, मैं आपको बताने वाला हूं, मल्टीनेशनल कंपनीज में इंग्लिश प्राइम रिक्वायरमेंट है। आप चाहे जिस किसी भी स्टेट में जाइए, जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, जिस किसी भी नेशन में आप जाइए, आपको मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए इंग्लिश आनी ही चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए 5% जॉब छोड़ दीजिए, 95% गवर्नमेंट जॉब के लिए अंग्रेजी आनी ही चाहिए। कॉल सेंटर की नौकरी होती है प्राइवेट सेक्टर में, और उनको बहुत से लैंग्वेज आना चाहिए, जिसमें से अंग्रेजी नितांत आवश्यक है। एंकरिंग करनी है, एंकरिंग करना इतना छोटा मोटा काम नहीं है। अपनी बातों को श्रोताओं पर बढ़िया से धाक जमा करके रख देना इतना आसान काम नहीं है, और उसके लिए आपको बहुत से लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, जिसमें इंग्लिश मेन है। ब्लॉग लेखन कार्य भी आजकल चल रहा है, उपशीर्षक अनुवाद, आजकल ट्रांसलेशन का काम भी बहुत जगहों पे होता है, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश। तो ये तो तभी कर पाएंगे ना जब दोनों भाषा जानते हो। सिर्फ हिंदी जानते हो तो ट्रांसलेशन कर नहीं सकते हैं। पुस्तक अनुवादक, बुक आजकल ट्रांसलेट हो रहे हैं। अगर आपको कोई इंग्लिश में बहुत अच्छी बुक लगी और उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो आप कम से कम आपको इन दोनों लैंग्वेज पर कंट्रोल होना चाहिए। हिंदी की कोई बुक है जो बहुत आपको अच्छी लगी और आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं, उसके लिए भी इंग्लिश की नितांत आवश्यकता पड़ती है। पर्यटक गाइड, आपको पता है टूरिज्म एक ऐसा डिपार्टमेंट है, टूरिज्म एक ऐसा एरिया है जहां पे इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट के लिए। टूरिज्म में न सिर्फ देश के बल्कि विदेश के टूरिस्ट भी आते हैं, पर्यटक आते हैं, और उनको गाइड की जरूरत पड़ती है। गाइड कई प्रकार के हो सकते हैं। तो पर्यटन से जुड़े जितने लोग हैं उनको अपना एक्सपीरियंस उनका है कि इंग्लिश तो उनको आनी ही चाहिए। चाहे वो रशिया से कोई पर्यटक हो, चाहे वो फ्रांस से कोई पर्यटक हो, चाहे वो इंग्लैंड से हो, अमेरिका से हो, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी हो, वो मान के चलता है कि इंडिया में जाएंगे हम और इंग्लिश बोलेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो इसलिए टूरिज्म के सेक्टर में इनॉर्मस जॉब अपॉर्चुनिटी के आपके पास ऑप्शन है। इंग्लिश सीखिए और अपना कैरियर चमकाइए। होटल प्रबंधन में देखिए, होटल में सिर्फ किसी एक जियोग्राफिकल जोन के लोग नहीं आते हैं, होटल में हर एरिया के लोग आते हैं। हमारे एक परम मित्र हैं जयशिव पांडे साहब, और वो बड़ौदा में वेलकम होटल में जीएम है, जनरल मैनेजर है। वो बड़ौदा का अकेला 5 स्टार होटल है, और उसमें वो जीएम है इसलिए है क्योंकि उनको हिंदी के अलावा इंग्लिश भी आती है। अगर इंग्लिश उनको नहीं आती होती तो मुझे नहीं लगता कि आईटीसी की इतनी बड़ी कंपनी उनको जीएम पद पर रखती। तो इंग्लिश आने से आपके इतने ऑप्शन खुल जाते हैं। उसके बाद से जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस, यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के एम्प्लॉय होते हैं। इन सब में इंग्लिश जरूरी है। एमसीक्यू का अगर होगा तो उसमें भी 20% 25% मार्क्स के जनरल इंग्लिश होंगे। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है,
7-8 स्टेट ले लीजिए और इन स्टेट में कुछ छोटी छोटी ऐसी नौकरियां हैं जिनमें अंग्रेजी की जरूरत शायद नहीं पड़ती है। बाकी 95% जॉब में आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो डिफेंस में जा सकते हैं, इसरो में जा सकते हैं, डीआरडीओ में जा सकते हैं, आरबीआई की अपॉर्चुनिटी खुली है, पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग की अपॉर्चुनिटी खुली है, फॉरेस्ट सर्विस की अपॉर्चुनिटी खुली है, लेक्चरर की अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो। नहीं जानते हैं तो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें से कुछ जॉब के लिए आपके पास ऑप्शन बचते हैं। ये देखिए एक ये 2018 है, ये 2018 का ये गवर्नमेंट का एक पार्लियामेंट में क्वेश्चन आंसर में दिया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में 4,12,000 पोस्ट उस समय खाली होंगे, टीएनटी में 57 लाख, रेलवे में 2,45,000, बैंक में 6,000। कहने का मतलब कि ये सब जोड़ लीजिए लगभग 31 लाख, लगभग 31 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और ये सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, वही क्रैक कर सकते हैं, वही सक्सीड हो सकते हैं जिनकी अंग्रेजी में अच्छी पकड़ हो। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो इनमें से किसी में भी अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सब के सब वही कर सकते हैं जिनको अंग्रेजी आती है। बैंकिंग जॉब मैं बताता हूं आपको, बैंकिंग का क्या हमारे पास डेटा है। इंजीनियरिंग जॉब, डिफेंस जॉब, टेलीकॉम, पुलिस जॉब, आईटी जॉब, जुडिशियल जॉब, ये सब में इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इनको सब इनमें से किसी को भी जॉब लेने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इसमें कहीं भी आपको जॉब अगर लेनी है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आप देखिए क्या क्या आप बिना इंग्लिश के क्या क्या लूज कर रहे हैं। ये जितने भी जॉब हैं इन सब में अगर आपको इंग्लिश आती है तो यू कैन अप्लाई, यू कैन पास। अगर नहीं आती है यू कांट। स्टैट्यूटरी बॉडीज होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी होते हैं। ये देखिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एनटीपीसी, भेल, एचएल, एमटीएनएल, नालको, ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आरईसी, पावर ग्रिड, ये सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। इनमें अगर आपको जॉब चाहिए अंग्रेजी जाननी आवश्यक है। ये पीएसयूज हैं, अलग से पीएसयूज हैं, ये सब में आपको इंग्लिश जानना जरूरी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 20 लिस्ट बनाया है, ये 20 कंपनीज हैं पब्लिक सेक्टर के। एयरपोर्ट अथॉरिटी है, नेशनल एनएचपीसी है, ओएनजीसी, सीआईएल, ओआईसीएल है, सेल, बेल, सीआईसीएल है, पीएफसीएल है, आरईसीएल है, ओआईएल है, एचएएल है, नेलक्यू, ये जितने हैं ये कंपनी, इन सब में आप तभी अप्लाई कर सकते हैं और पास कर सकते हैं जब आपको इंग्लिश आती हो। आइए थोड़ा बैंकिंग के बारे में जान लेते हैं। बैंकिंग का हिसाब ऐसा है, ये 2003-4 का मैंने डेटा रखा है ताकि कंटिन्यूटी बताना हो। 2018-19 में हम आएंगे। 2018-19 में बैंकिंग में 14.5 लाख जॉब है, 14.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में 14.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि 14.5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग में। और उस बैंकिंग के जॉब को क्रैक करना है, उसके कंपटीशन को सक्सीड होना है तो इंग्लिश आनी ही चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ये 14.5 लाख जॉब आपके हाथ से निकल गए, यू आर आउट ऑफ स्कोप। ये रेलवे है। रेलवे ऐसा कहा जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। रेलवे में 12, 13, 14, 15 लाख, 12 से लेकर 15 लाख के बीच में एम्प्लॉई हैं। रेलवे के जितने जॉब है उसमें देखा गया है कि उन सब में 20%, 30% क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो वो 20%, 30% आपके मार्किंग अप ले जाएंगे। अगर इंग्लिश नहीं आती वो मार्किंग गया एंड यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। तो रेलवे में आपके ये अभी देखिए 12.5 लाख दिखा रहे हैं एज ऑन डेट, 2020 में 12.5 लाख लोग रेलवे में एम्प्लॉइज हैं। ये 12.5 लाख जॉब जो है, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं इट इज आउट ऑफ योर स्कोप। ये 14.5 लाख जॉब जो बैंक्स में है, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप इस जॉब के पीछे पड़ सकते हैं। अगर आप नहीं जानते यू आर आउट ऑफ द फील्ड।
एयरफोर्स में इंग्लिश आनी ही चाहिए। अगर मुझे इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान नहीं होता तो शायद मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन, शायद क्या कंफर्म एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं होता। आर्मी में हो सकता है कि छोटे मोटे कुछ जॉब के लिए अंग्रेजी की जरूरत नहीं पड़ती हो, नेवी में इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, पुलिस सर्विस, बॉर्डर सिक्योरिटी में इनके जो क्वेश्चन आते हैं इसमें इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। पुलिस सर्विसेज में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ जो होती है, इसमें आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। बिना इंग्लिश के आप नहीं पास हो सकते। बिजनेस की लैंग्वेज और पॉलिटिक्स की लैंग्वेज भी इंग्लिश है, साइंस की लैंग्वेज भी इंग्लिश है। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते तो बिजनेस समझना, पॉलिटिक्स समझना, साइंस समझना मुश्किल कार्य हो जाएगा। उसके बाद से देखिए एरोस्पेस एविएशन में है, आपको पता है प्लेन वगैरह भी चलती है, और एरोस्पेस एविएशन सेक्टर में उड़ान क्षेत्र में इंग्लिश तो कंपलसरी है, इंग्लिश ही लैंग्वेज है। तो ये सारे जॉब, ये सारे वेराइटी ऑफ जॉब है, ये सारे जॉब आपको तभी मिलेंगे जब आपको इंग्लिश आती हो। एग्रीकल्चरल फील्ड में एग्रीकल्चर छोड़ के, क्रॉप फार्मिंग छोड़ करके बाकी ये जितने भी काम है ये सब तभी आप कर पाएंगे जब आपको इंग्लिश आती हो। इसके अलावा ये भी है, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इंग्लिश न जानने से कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकलती जा रही है। बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, फाइनेंस में, ब्यूटी एंड वेलनेस में, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में, सिर्फ जो वर्कर होगा, लेबर होगा, उसका कोई लैंग्वेज नहीं होता। बाकी जितने भी इंजीनियर साहब होंगे इन सब की लैंग्वेज इंग्लिश होती है। केमिकल फार्मास्यूटिकल में पक्का इंग्लिश चाहिए, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज में पक्का इंग्लिश चाहिए। ये देखिए डिजाइनिंग एंड आर्ट है, इसमें इंग्लिश चाहिए। एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में इंग्लिश चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, बिना इंग्लिश का काम ही नहीं चलेगा। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंग्लिश का चाहिए ही चाहिए। ये इतने तरह के एग्जाम हैं और इन सारे एग्जाम में compete करने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। हेल्थ केयर है, मतलब डॉक्टरी का एरिया है, बिना इंग्लिश का काम नहीं चलता। ये ह्यूमैनिटीज का एरिया है और बिना इंग्लिश का इधर भी काम चलाना बड़ा मुश्किल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको पता है आज के डेट में सबसे ज्यादा सैलरी इंडिया में किसको मिल रही है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिल रहा है। 1-1 करोड़ का पैकेज उनका होता है, 2-2 करोड़ का उनका पैकेज होता है। वो तभी आपको मिल पाएगा अगर आपको इंग्लिश आती हो। मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग एक जगह से दूसरी जगह का होता है, उसमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब आपको इंग्लिश आती है। इंग्लिश आती है तो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास है, नहीं आती है तो नहीं है। ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको अगर इंग्लिश आती है तो है, नहीं है तो नहीं पता। लॉ एंड ऑर्डर में आ जाइए, जज साहब को अंग्रेजी आनी चाहिए, लॉयर साहब को अंग्रेजी आनी चाहिए, चाहे वो क्रिमिनल लॉयर हो, टैक्सेशन लॉयर हो, पेटेंट हो, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, इन सबको इंग्लिश आनी नितांत आवश्यक है। टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स में जितने भी डिजाइनिंग वाले हैं, अपर हैंड वाले हैं, उन सबको इंग्लिश आती है। टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी एंड ट्रेवल में मैंने बता दिया, इसमें इंग्लिश आपको चाहिए ही चाहिए। क्या होता है, आप बोलेंगे मैं बार बार प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? आपको तो गवर्नमेंट जॉब पकड़नी है। गवर्नमेंट जॉब पकड़नी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो उसी में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 95% जॉब है। पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, इनके पास 95% जॉब है। 5% जॉब आपके पास सिर्फ और सिर्फ हिंदी के लिए बचा हुआ है। आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। और ये जितने भी गवर्नमेंट जॉब है, अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 2.7% लोग गवर्नमेंट सेक्टर में है। लगभग 3% लोग इंडिया में, लगभग 3% लोग, 100 में 3 गवर्नमेंट जॉब में है और 100 में 97 लोग प्राइवेट सेक्टर में है। जब सारी जॉब अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर में है, जब MTNL BSNL को बेच दिया गया, MTNL BSNL घाटे में चलने लगी, अब आपके पास एयरटेल का सिम है, आइडिया का सिम है, वोडाफोन का सिम है, जियो का सिम है, सैमसंग, नोकिया, माइक्रोमैक्स, इन सब का आपके पास मोबाइल, इनमें से कोई गवर्नमेंट का है? सब प्राइवेट है। ये एसर का कंप्यूटर है, वो सैमसंग की टीवी है, इसमें से कुछ ही गवर्नमेंट का है। जब सारा चीज प्राइवेट से आप ले रहे हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी तो प्राइवेट के पास चली गई।
तो सारा जॉब अपॉर्चुनिटी अभी प्राइवेट सेक्टर में, 97% जॉब अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर में है, और वो आपको तभी मिलेगी जब आपको इंग्लिश आती हो। अच्छा, प्राइवेट जॉब के कुछ फायदे भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिलेक्शन हो जाने के बाद से गधा और घोड़ा दोनों एक साथ ही चलता है गवर्नमेंट जॉब में, सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन होता है, तो इसलिए गधा और घोड़ा को समान तनख्वाह मिलती है। प्राइवेट में घोड़े की पहचान की जाती है, और अगर आप में मेरिट है, प्राइवेट वाला आपको सर पे उठा लेगा, आपके प्रमोशन के एस्पेक्ट बहुत फास्ट हो जाएंगे, और अगर आप गधे हैं तो लात मार के निकाल भी देगा। प्राइवेट सेक्टर में फ्राइडे फीवर चलता है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक वो आपको ऑब्जर्व करेगा कि उसको आपके जॉब पे रखने से फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है। अगर आपको जॉब पे रखने से उसको घाटा हो रहा है, वो निकाल देगा, बोलेगा मंडे से आने की जरूरत नहीं है। और अगर उसको आपके रखने से फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है वो देखेगा, अगर बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, प्रमोशन आपका कर देगा। कोई रूल नहीं है कि 5 साल में ही प्रमोशन करना है, 10 साल में ही प्रमोशन करना है, कोई रूल नहीं है कि आपसे पहले वाले को पहले प्रमोशन करना है। प्राइवेट सेक्टर में मेरिट डिजर्व करता है, और इसीलिए मेरिट वाले लड़के जाते हैं और 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए कमाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। आपको, चूंकि आप एम्प्लॉयर को प्रॉफिट दे रहे हैं, इसलिए आपको गाड़ी भी देंगे, फ्लैट भी देंगे, खाने पीने के सब्सिडाइज आइटम भी देते हैं। नौकरी में, कैरियर में, प्रमोशन में छलांग के भी मौके मिलते हैं। और चूंकि ये मल्टीनेशनल कंपनीज है, इसलिए आपको विदेश में कार्य करने के लिए भी आपको विभिन्न प्रकार की अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड करते रहते हैं। वो तभी होगा जब इंग्लिश आती है। अगर इंग्लिश नहीं आती तो ये सारे काम आपके लिए नहीं है। ये जो 2.7%, ये जो 2.7% कार्य है, इसमें से 5%, ये जो दो आदमी 2% है, 2% इसमें से भी 5% जॉब आपके लिए है, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो। ये सर्वविदित है कि इंग्लिश जो है कॉरपोरेट जगत की, मतलब कंपनीज की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी का ज्ञान अगर है तो रोजगार की आपके पास रोजगार की अपॉर्चुनिटी अधिकतम है। इसलिए अपनी नौकरी के बेहतर अवसरों को और बढ़ाने के लिए, अपनी नौकरी में अधिक इजाफा पाने के लिए, अपनी नौकरी के अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए, अपनी नौकरी के स्कोप को बढ़ाने के लिए, अपनी सफलता के द्वार खोलने के लिए आइए हम सब इंग्लिश सीखते हैं। आगे वाले क्लास से हम इंग्लिश सिखाना प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम।